हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइज, ये है हमारे पास एमएसक्यू सीरीज में क्वेश्चन नंबर 2। तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन मैंने अपलोड किया था एमएसक्यू सीरीज में, वो आप सबको काफ़ी पसंद आया है। सो आई एम थिंकिंग टू कंटिन्यू दिस सीरीज टिल गेट एग्जाम। जब तक गेट का एग्जाम नहीं होगा तब तक हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके लिए जो ये वाला क्वेश्चन आपके पास है, ये IIT जैम एंड गेट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो भी एस्पिरेंट दोनों एग्जाम से प्रिपरेशन कर रहा है, दोनों में से कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है, इस क्वेश्चन को वीडियो को अभी पॉज करके पहले सॉल्व करके देखो, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा है नहीं कुछ भी कि आपसे सॉल्व नहीं होगा। सिंपल कंडक्टेंस वाले पोर्शन का क्वेश्चन है। अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अभी तक नहीं पढ़ी है, आप ये क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी काफ़ी सारा पोर्शन चैनल पे कवर करवाया है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इतना ठीक है। ओके, इसके बाद एक और चीज़, जो लास्ट वाला अपने पास आया था क्वेश्चन एमएसक्यू सीरीज क्वेश्चन नंबर 1, उसमें ना मैं कमेंट्स देख रही थी स्टूडेंट्स के। तो वहाँ पर ना बहुत सारे कमेंट्स ये थे कि हमें पता कैसे चलेगा कोई क्वेश्चन एमएसक्यू है या फिर एमसीक्यू है। तो इसकी ना टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। अगर आप चाहो, जो गेट वाले एस्पिरेंट्स हैं, जाके एक बार ना एग्जाम का पेपर देख लो, तो वहाँ पर ना अलग अलग सेक्शंस बने होते हैं। आपको अलग से मेंशन कर रखा हो क्वेश्चन नंबर 1 to 20 आपके एमसीक्यू हैं, आगे नेक्स्ट 5 इस तरह से एमएसक्यू हैं। तो उसकी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पहले से आपको अलग अलग सेक्शन मिलते हैं जैम के एग्जाम में, वैसा ही इस बार गेट में भी होने वाला है। तो पहले से क्लियरली मेंशन कर रखा होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है। तो इन सब की टेंशन आपको नहीं लेनी है। मेन पॉइंट है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। सही है। अब देखो, ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसमें ना कौन सी चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हो, वो इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है, ये ना अपने पास इसमें काफ़ी सारे फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं। ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको फॉर्मूला डायरेक्टली याद होगा, वो फटाफट से अप्लाई करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, काम हो गया उनका। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको कॉन्सेप्ट पता है लेकिन उनको फॉर्मूला याद नहीं है। उनको ये नहीं पता कौन सा फॉर्मूला डायरेक्टली कैसे यूज़ हम करने वाले हैं, लेकिन उनको ये पता है फॉर्मूला डिराइव कहाँ से होगा। तो ऐसे वाले स्टूडेंट्स को मैं ये बोलूँगी, क्योंकि देखो यहाँ पर जो भी फॉर्मूले यूज़ होंगे ना, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो अगर आप 1-2 स्टेप पीछे से स्टार्ट करके डिराइव करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वाले क्वेश्चन में तो आप बच जाओगे, डेरिवेशन से काम चल जाएगा। लेकिन कभी कभी अगर जैसे हम बात करें, लेट्स से काइनेटिक्स की बात करते हैं, कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन होते हैं, कभी कभी पैरेलल रिएक्शन होते हैं, तो उनके लिए आपको रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, उनकी वैल्यू डायरेक्टली याद होनी चाहिए फॉर्मूला की, सो दैट आपका टाइम ना वेस्ट हो पेपर में। क्योंकि अगर आप ऐसे कर रहे हो कि हर एक फिजिकल का क्वेश्चन आया, आप डिराइव कर रहे हो फॉर्मूला, वहाँ पे डेरिवेशन करने बैठ गए हो पहले, तो उस वाले केस में फिर बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ट्राई करना कुछ ऐसे फॉर्मूले जो आपको लगता है बहुत बड़ा आपको ड्राइव करना पड़ता है, उनको ट्राई करो, याद कर लो। मैं ये नहीं बोल रही कि मतलब ऐसे बिल्कुल हर एक फॉर्मूला आप याद कर लो, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। कुछ ऐसे होते हैं, 1-2 स्टेप से करोगे पीछे से हो जाएगा, सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ऐसे हैं, जैसे मान लो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थियरी है, उसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको मतलब बहुत बार वहाँ से क्वेश्चन आता है गेट में, है ना। तो हो सकता है इस बार फिर से पूछे वो। तो अगर आपको जो फॉर्मूला यूज़ होता है एंट्रोपी वाला या फिर अरहेनियस फैक्टर वाला, अगर आपको वो वाला फॉर्मूला पूरा डिराइव करना पड़ता है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, तो वो गलत है। क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन है जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है पेपर में। तो अगर आपको ऐसे जो कॉमन फॉर्मूले हैं, अगर आपको वो भी डिराइव करने पड़ रहे हैं, तो फिर क्या होगा पेपर में, आप अटैम्प्ट कर लोगे क्वेश्चन को। लेकिन एक चीज़ और समझो, अगर एक सिंपल क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में जहाँ पे बाकी के एस्पिरेंट्स 2 से 3 मिनट लगा रहे हैं, अगर वहाँ पे आप ले रहे हो 10 to 12 मिनट्स, तो बस गया पेपर। फिर आके रिव्यू यही आएगा कि पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी था। तो आपको ट्राई करना है, आजकल पेपर वैसे भी लेंथी बनते हैं, तो आप अपनी साइड से ट्राई करो कि कुछ ना कुछ ऐसे करके जाओ कि आपका टाइम सेव हो पेपर में। तो हर क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला डिराइव करना इज़ नॉट फिजिबल। तो ट्राई करो कि जितना कर सकते हो अपनी साइड से उसको करके जाओ। ठीक है। अभी स्टोरी मैंने काफ़ी सुना ली, बस मैं इसलिए ट्राई कर रही हूँ कि जो छोटी मोटी टिप्स है ना, आपको साथ साथ देती हुई चलूँ, ताकि अलग से कोई वीडियो ना बनानी पड़े। बट हम क्वेश्चन भी साथ साथ सॉल्व कर लेंगे और ये छोटी मोटी टिप्स आपको काम भी आ जाएंगे एग्जाम में। सही है। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। अच्छा गाइस, एक और चीज़, पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो लिखेंगे। इक्वेशन हमने बना ली, पूरी वैल्यूज़ पुट कर दी यूनिट्स के साथ, कन्वर्जन कर लिया यूनिट्स का। इसके बाद जो कैलकुलेशन है वो आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं करनी है। सारी कैलकुलेशन आपकी वर्चुअल कैलकुलेटर पे होनी चाहिए। इसकी प्रैक्टिस आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। अब तक तो वैसे हो जानी चाहिए थी अच्छे से प्रैक्टिस, लेकिन अगर नहीं है तो अभी से स्टार्ट कर दो, एकदम आज से स्टार्ट कर दो। जितनी भी कैलकुलेशन करनी है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ भी अलग से लिखने की आपको सॉल्व करने की नीड नहीं है, सब कुछ कैलकुलेटर पे होना चाहिए। सही है। चलो फाइनली स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में गिवन है रेजिस्टेंस ऑफ 0.10 मोलर। क्या है ये? कॉन्सेंट्रेशन है, वीक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीक एसिड है। ठीक है। और क्या बोला है यहाँ पे, रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास 2 × 10⁻³ ओम्स। ठीक है। द सेल कॉन्स्टेंट इज 0.78 पर सेंटीमीटर। मैं काम करती हूँ, साथ साथ लेना स्टार्ट करती हूँ।
जो कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पास HA की वो कितनी है 0.10 मोलर। अब ना एक चीज़ और भी है, जैसे मान लो मुझे ये पता है कि ये सिंपल सा सिंबल है कॉन्सेंट्रेशन का, है ना, तो अभी आपका सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं, तो आपको अलग से ये कॉन्सेंट्रेशन ऐसे लिखने की से बेटर आप ऐसे लिख दो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA लिखोगे, इससे बेटर ऐसे करके लिख लो। तो ये सिर्फ सिंपल चीज़ें हैं, बट आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा इससे। आपके पास जो रफ शीट है उसमें भी बहुत स्पेस बचेगा, फिर वो भी ज़्यादा नहीं भरनी पड़ेगी आपको। चलो आते हैं वापस यहाँ पर। तो इतनी आपको कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, और ये हमारे पास क्या है वीक एसिड है, इसको नहीं भूलना है क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, और वैसे भी MSQ है। अच्छा गाइस, एक और चीज़ रह गई, अब क्योंकि ये MSQ क्वेश्चन है तो इसका मीनिंग होता है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस। दैट मीन्स इसमें जो आंसर्स हैं आपके वो एक से ज़्यादा करेक्ट होंगे। लेकिन एक चीज़ मेरे ध्यान से सुनना, इसमें होता है देखो MSQ में, अगर MSQ वाले पोर्शन में अगर कोई क्वेश्चन आया है तो कभी भी ये अज्यूम करके मत चलना कि उसके हमेशा एक से ज़्यादा ही आंसर्स करेक्ट हुए होंगे। ऐसा भी हुआ है प्रीवियस ईयर्स में, जैम में आपको देखने को मिल जाएगा कि है तो वो MSQ वाले सेक्शन में वो क्वेश्चन, लेकिन उसका सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है। तो अपने माइंड से ये वाली बात निकाल दो कि अगर आपको लग रहा है सिर्फ एक ही करेक्ट है तो आप कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हो। ऐसा नहीं होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि हर क्वेश्चन में ऐसा होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन होता है MSQ सेक्शन में लेकिन उसका सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है। तो MSQ का मीनिंग होता है, आप ये समझ के चलो कि उसमें एक या फिर एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, उसके सारे ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। अगर इनमें से आपने एक भी जो आपसे टर्म निकलवाई गई है, अगर एक ही कैलकुलेशन में भी गड़बड़ करी तो आप चाहे कितनी मेहनत कर लो क्वेश्चन के ऊपर, ये क्वेश्चन पक्का गलत होगा। क्योंकि मान लो आपने 2 सही कैलकुलेट करें, थर्ड ढंग से नहीं निकाला, आपने मार्क कर दिया उसको, उस ऑप्शन को, गया वो। तो बहुत ध्यान से करना है। अब स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि रेजिस्टेंस कितनी है, रेजिस्टेंस है 2 × 10⁻³ ओम्स, इतना सही है। और साथ में हमें गिवन है सेल कांस्टेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं G* से। मैक्सिमम बुक्स में आपको G* से रिप्रेजेंटेशन मिलती है। तो यहाँ पर G* की वैल्यू है 0.78 पर सेंटीमीटर। क्लियर है, इतनी हमारे पास सेल कांस्टेंट की वैल्यू है। और साथ ही में मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और ये है 390 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। मैं आपको एक बात और बोलूँगी, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे पेपर में तो ऐसे मत सोचो कि वैल्यू हम डायरेक्टली क्वेश्चन से ही देख लेंगे। कभी कभी क्या होता है, स्क्रीन पे कुछ और देख रहे हो, ध्यान कहीं और चला गया, ये तो क्वेश्चन आगे पीछे हो गया, वैल्यू ऐसे करके गलत हो सकता है। बेस्ट रहता है जो भी गिवन है उसको लिख लो, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट होगा उसमें। एक बार ऐसे हमने लिख लिया। अब स्टार्ट करते हैं। देखो जो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, pH कितना है एसिड का, pK वैल्यू कितनी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी है। तो हमारे पास 3 टर्म्स हमें फाइंड आउट करने हैं। बेसिकली कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि pH पूछा गया है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी पूछी गई है। तो pH कैसे निकालेंगे, pH निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है -log(H+). pH निकालने का सिंपल फॉर्मूला है -log(H+). अब देखो यहाँ पर मिस्टेक कौन सी हो सकती है, मिस्टेक ये होगी कि आप ये सोचोगे कि HA हमारे पास एसिड है, वो डिसोसिएट करेगी H+ + A- में। इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.10 है, तो हमारे पास स्टार्टिंग में कितना होगा 0 और कुछ टाइम के बाद ये 0 जाएगी लास्ट में, ये 0.10 और ये भी 0.10, और ऐसे करके आप वैल्यू पुट करोगे H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी 0.10 और गया आंसर वहाँ पे। आपका क्वेश्चन यहीं पे गलत हो चुका है, खुश होते रहो बाकी कुछ भी सोच के। वो क्या है मेन पॉइंट ये है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, आप इसका कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं ले सकते हो, ठीक है ना। तो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करवा सकते हो, वीक एसिड है, आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा। कभी भी वीक एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगी, सही है इतना। इसका मीनिंग अभी ये हो गया, लेट्स से स्टार्टिंग में हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन C है, इसकी इनकी 0 है। कुछ टाइम के बाद, हमें नहीं पता कितने टाइम के बाद, बट कुछ टाइम क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगी इसकी C × अल्फा, इसकी बनेगी C∝। कॉन्सेंट्रेशन कितनी है C∝, अल्फा क्या यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ से हम ये कहेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट A विच इज ऑल्सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ दिस एसिड HA इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन C∝ × C∝ अपॉन C - C∝। सही है, C कॉमन ले लो ऊपर से, क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे से भी कॉमन ले लो, ये हो जाएगा अपने पास C∝² अपॉन 1 - अल्फा। इतना क्लियर है। ये अपने पास आया है डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये भी आपको क्या करना है, आपको pK कैलकुलेट करना है।
एक और चीज़, जो H+ है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है अभी, C है। तो जो ये H+ यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूले में है, ये एक्चुअल में माइनस लॉग ऑफ C है। C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन कितनी 0.10 मोलर। अल्फा कितना है नहीं पता हमें, तो आपको अल्फा भी अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास आएगी आपके pH की वैल्यू। क्लियर है इतना। ऐसे ही नेक्स्ट क्या हो जाए, pKa पूछा हुआ है, तो pKa निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ Ka। अब Ka की वैल्यू भी नहीं पता, Ka की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए भी आपको अल्फा की वैल्यू चाहिए, और अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको अलग से भी एक ऑप्शन में मेंशन कर रखा है। तो सबसे बेस्ट है सबसे पहले अल्फा निकालो, प्रॉब्लम ही खत्म हो सारी। ठीक है, तो अल्फा कैसे निकलेगा, अभी देखो, अब ये भी थोड़ा सा ट्रिकी वाला पोर्शन यहाँ पर है। आपको मोलर कंडक्टेंस गिवन है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, है ना। अल्फा क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस बाय में मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्लियर है, तो ये आपके पास है, ये आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, कुछ भी करके जो भी वैल्यूज गिवन है वहां से ये मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो पहले हम निकालना स्टार्ट करेंगे मोलर कंडक्टेंस। तो अभी मेरा एम है मोलर कंडक्टेंस निकालने का, तो मैं यहाँ लिखती हूँ, मोलर कंडक्टेंस होता है कंडक्टिविटी अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन। सही है, वैसे मुझे अल्फा चाहिए, अल्फा की वैल्यू ये है, लेकिन मेरे पास ये भी नहीं है मोलर कंडक्टेंस, तो इसका फॉर्मूला ये है। कॉन्सेंट्रेशन तो मेरे पास है लेकिन कंडक्टिविटी भी नहीं है, अब ये कहाँ से लेकर आऊँ, तो देखो ऐसा कुछ करना पड़ेगा, कंडक्टिविटी का रिलेशन निकालना पड़ेगा सेल कांस्टेंट और अपने रेजिस्टेंस के साथ। तो सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी। ये फॉर्मूला होता है, अगर आपने कंडक्टेंस पढ़ा को पता होगा, ये फॉर्मूला है अपने पास। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कप्पा की यानी कि कंडक्टिविटी की वैल्यू। सो कप्पा इज इक्वल टू G* अपॉन R। G* क्या है, आपकी सेल कांस्टेंट कितना था, ये है 0.78 पर सेंटीमीटर बाय में रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितनी है 2 × 10⁻³ ओम्स। ठीक है, एक चीज़ और, 1/ओम क्या होता है, साइमन, तो यहाँ पे क्या करूँगी 1/ओम को हटा के साइमन लिख दूंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कप्पा की वैल्यू आ गई, यहाँ पुट करेंगे 0.78 साइमन पर सेंटीमीटर अपॉन 2 × 10⁻³। ये सिर्फ कप्पा की वैल्यू आई है। नीचे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.10 मोलर, 0.10 मोलर। अब यहाँ पर भी चांसेस हैं कि क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, और MSQ क्वेश्चन में आप कैलकुलेशन मिस्टेक अफोर्ड नहीं कर सकते हो। वैसे तो किसी भी क्वेश्चन में अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है, अगर आपने ये निकाल के इसको इनकरेक्ट बोल दिया तो इस चक्कर में आपके, लेट्स से ये मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग निकल गया इनकरेक्ट, बाकी आपने सही लगाए हैं दोनों, जितने भी सही देखे थे वो, लेकिन क्योंकि एक ऑप्शन आप गलत कर चुके हो, आपका ये क्वेश्चन टाइम भी ले गया, क्योंकि आपने बाकी सारे ऑप्शन भी सॉल्व करे हैं लेकिन फिर भी गलत हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम खा जाएंगे क्वेश्चंस। इसलिए मिस्टेक ना हो, इसलिए स्लो कैलकुलेशन करना, जो आता है वही क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट करना। सही है, अब आते हैं वापस यहाँ पर। अभी यूनिट इसकी सेम नहीं है, क्या ये मोलैरिटी मतलब मोलर है ना, ये अभी मोलर है, दैट मीन्स इसको आई कैन राइट, यहाँ लिखती हूँ, ऊपर यूनिट है साइमन पर सेंटीमीटर, नीचे है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, है ना। जो आपके पास इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वैल्यू किसमें है, वो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, तो आपकी ये वाली वैल्यू भी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में होनी चाहिए थी, तभी कैंसिल होगी। इसको बनाओ, इसको आपको इसमें कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स लीटर हटाना पड़ेगा यहाँ से, सेंटीमीटर के टर्म्स में चाहिए। हमें पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होता है, ml को मैं सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकती हूँ, तो मैंने यहाँ से लीटर को हटाया और लीटर के प्लेस पे लिखा 10⁻³ विच इज़ 1000 सेंटीमीटर क्यूब। लीटर इनवर्स था तो मैंने इनवर्स लगा दिया, सिंपल, मैंने 1 लीटर को ये लिखा है यहाँ पे। सही है, इससे क्या होगा देखो, 10⁻³ नीचे पावर कितने -1, मतलब ये होगा टोटल -3, ये -3 ये -3, ठीक है इतना। इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 10⁻3। सही है ना। यूनिट देखो, साइमन पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब जाएगा ऊपर, इसको हटा दो यहाँ से, मोल जाएगा ऊपर, क्या बन जाएगा पर मोल। अब देख लो, बेस सेम पावर ऐड, ये बन जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, मतलब हमने इसको करेक्टली कन्वर्ट कर लिया है। तो जब आप ये वाली वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, इसको हटा दो भी,
अब ये बन गया है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो जब आप ये कैलकुलेट कर लेंगे आपकी वैल्यू आएगी 3.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, इतना हमें अल्फा चाहिए था। अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल अपॉन में वैल्यू एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कितनी है 390 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, कैंसिल हो जाएगा। अल्फा आ जाएगा 0.01। अल्फा की वैल्यू आ गई है 0.01। तो इससे पता है क्या हुआ, आपका ऑप्शन सी जो है वो हो गया है करेक्ट। अल्फा की वैल्यू 0.01 आने से ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया है। अब हम बाकी चेक करेंगे, बाकी कौन सा अपना आगे देखते हैं, अपना जो मैं पीएच निकालना था वो देखते हैं। तो पीएच की वैल्यू अपने पास, पीएच को हम कैसे निकालेंगे, पीएच को हम लिखेंगे माइनस लॉग ऑफ H प्लस, और H प्लस को हमने लिखा था माइनस लॉग ऑफ C अल्फा। ये हो गया माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी 0.10, अल्फा कितना आया है 0.01 है ना। और इसको मैं लिख सकती हूँ 123 यानी कि 10⁻³ क्लियर है इतना। -3 पावर है, आगे आ जाएगी, हो जाएगा 3 log 10। log 10 कितना होता है 1, तो यहाँ से अपने पास आ गया pH इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स ऑप्शन ए भी करेक्ट है, सी हम पहले ही करेक्ट बोल चुके हैं। इतना क्लियर हो गया। अब हमें आगे निकालना है डिग्री ऑफ, नहीं डिग्री तो हो गया, ये निकालना है pKa। तो pKa की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे अभी वो देखना स्टार्ट करते हैं। हमने बोला था जैसे pH होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस, ऐसे ही pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka। और Ka हमने यहाँ से लिखा था Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ इसको माइनस लॉग ऑफ C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। वैल्यू पुट करेंगे, माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है अपने पास 0.10 इंटू अल्फा का स्क्वायर, अल्फा कितना है 0.01 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.01 ये है। और जब आप ये सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आएगा माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻5। सॉल्व करेंगे हो जाएगा 5, यानी कि pKa इज इक्वल टू 5। pKa हो गया आपके पास 5 के इक्वल, सही है। तो ऐसा करने से ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ए हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं सही है। ये लास्ट देखो, pH ऑफ द गिवन एसिड सॉल्यूशन इज लेस देन 2। तो अगर ये हमारे पास अगर 3 आया आंसर तो पक्का गलत है, हटाओ इसको। दैट मीन्स ऑप्शन ए, बी एंड सी आर करेक्ट। तो ऐसे करके अपना ये क्वेश्चन होता है यहाँ पे सॉल्व। अब अपना एक काम करेंगे, अगर आप ये सिंसियरली ये वीडियो देख रहे हो तो जितना ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है जो कि मैंने स्किप किया है क्योंकि मैंने पहले सॉल्व करके रखा हुआ था क्वेश्चन ये वाला, तो आप ना खुद से इसको कैलकुलेट करके देखेंगे। एंड ट्रस्ट में जितने भी फिजिकल के क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप यहाँ से करके छोड़ दोगे और फिर बाकी तो पेपर में कर ही लोगे तो नहीं कर पाओगे। पेपर में ये कैलकुलेशन इतना हेडेक बन जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा पेपर में हो क्या रहा है। इसलिए बोल रही हूँ, अगर कोई भी फिजिकल का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो एकदम जब तक आंसर फाइनल नहीं आ जाता ना, यूनिट कन्वर्जन करने का बिल्कुल फाइनल आंसर नहीं आ जाता, तब तक उसको बीच में लीव मत किया करो। वरना पेपर में ना कितनी भी प्रिपरेशन कर लो, कितनी भी मेहनत करके चले जाओ, ऐसी जगह पे फंसोगे। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन पेपर में बहुत बड़ी बन जाएंगी। आप आके ये बोलोगे मुझे सारा पेपर आता था, मुझे सारे फॉर्मूले पता थे, लेकिन मैं फाइनल आंसर तक पहुँच ही नहीं पाया। तो ऐसा आपके साथ ना हो इसलिए बोल रही हूँ, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो फिजिकल का या फिर किसी का भी, इनऑर्गेनिक में कर रहे हो, सपोज कोई भी क्वेश्चन मान लो न्यूमेरिकल पोर्शन आ गया कोई ना कोई, या कोई रिएक्शन आ गई, आप बोल रहे हाँ मुझे तो आते हैं, ठीक है, ऐसे करके छोड़ना नहीं है उसको। और ये मैक्सिमम केसेस ना आपके फिजिकल में ही बनते हैं कि हमें पता है फॉर्मूला लगा के देखते हैं, वैल्यूज पुट करके देखते हैं, बस ठीक है, बाकी तो हम कर ही लेंगे। तो वो कर ही लेंगे वाला पोर्शन पेपर के लिए नहीं छोड़ना है। अभी लास्ट वाली प्रैक्टिस है, यही काम आएगी एग्जाम में, अच्छे से करो। सो आई होप ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अब तक नहीं पढ़ा है, अगर पढ़ना चाहते हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ सकते हो। और बस अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, बहुत अच्छा हो जाएगा एग्जाम। सो आई होप ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हैप्पी लर्निंग।